Yes, Ukrainian forces control the Irpin now and the close villages to the Irpin too. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यूक्रेन के अगेंस्ट वॉर शुरू होने के एक महीने बाद भी रशिया अब तक इस वॉर को जीत नहीं पाया है। शुरू में लग रहा था कि रशियन आर्मी कुछ ही दिनों में ये वॉर जीत लेगी, लेकिन ये वॉर एक महीने से भी ज़्यादा लंबा स्ट्रेच हो गया और रशिया अभी भी इस वॉर को जीतने की सिचुएशन में नहीं आ पाया है। यूक्रेन के अगेंस्ट वॉर जैसे से लंबा होता जा रहा है वैसे वैसे रशिया की आर्मी और उनकी स्ट्रैटेजी पे एक क्वेश्चन मार्क लगता जा रहा है। ऐसे में समझते हैं कि आखिर क्यों एक महीने बाद भी रशिया इस वॉर को जीत पाने की सिचुएशन में नहीं आ पाया। रशिया भले ही दुनिया के सुपर पावर में शामिल है, लेकिन डिफेंस पर खर्च के मामले में वो अमेरिका, चाइना और इंडिया से भी पीछे है। डिफेंस पर कम खर्च का मतलब होता है कि आर्मी की मॉडर्नाइजेशन से कॉम्प्रोमाइज करना। सिप्री का यहाँ पे कहना है, सिप्री यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इनकी रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में दुनिया में सबसे ज्यादा डिफेंस बजट अमेरिका का था, जिसने 2021 में डिफेंस पर $778 बिलियन खर्च किए। दूसरे नंबर पर चाइना रहा, जिसने अपनी सेना पर $253 अरब खर्च किए। तीसरे नंबर पर इंडिया था, जिसने $72.9 अरब खर्च किए। वहीं चौथे नंबर पर डिफेंस पर खर्च के मामले में रशिया था। रशिया ने $61.7 अरब खर्च किए। रशिया की सुपर पावर की इमेज को देखते हुए उसके लिए अपने डिफेंस पर खर्च और बढ़ाने की जरूरत है। वॉर शुरू होने के एक महीने बाद भी रशियन एरोस्पेस फोर्सेस यूक्रेन में अपनी एयर सुपीरियरिटी को साबित नहीं कर पाई। वैसे तो रशिया ने पिछले डेकेड में अपनी एरोस्पेस कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए दुनिया में सबसे बेस्ट फाइटर प्लेन में शुमार सुखोई 30, 35 और सुखोई 34 जैसे फाइटर प्लेन के लिए अरबों डॉलर खर्च कर दिए। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि यूक्रेन के आसमान में फिर भी यहाँ पे रशिया ने अपना डोमिनेंस क्यों नहीं बना पाया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पुतिन को लगा था कि यूक्रेन के खिलाफ वॉर को जीतने के लिए रशियन एयरफोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ रशिया नहीं चाहता था कि उसके एयरक्राफ्ट और पायलट को ज्यादा नुकसान पहुंचे। रशियन एयरफोर्स का उतना इस्तेमाल नहीं किया गया और यूक्रेन एयरफोर्स ने टर्की में बने TB2 जैसे ड्रोन की हेल्प से रशियन आर्मी पर स्ट्राइक किया। इससे यूक्रेन ने रशियन मिसाइल लॉन्चर और टैंकों को मार गिराया। माना जा रहा है कि रशियन एयरफोर्स के पास PGM यानी कि प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन यानी हवा से छोड़े जाने वाले बम या ग्रेनेड की बहुत कमी हो गई थी। रशिया ने इन हथियारों को बहुत ही बड़ी मात्रा में सीरिया के सिविल वॉर में बशर अल असद की मदद के लिए दिया था, जिससे कि रशिया के पास काफी कमी हो गई इसकी। यूक्रेन के खिलाफ वॉर शुरू होने के बाद ही रशियन आर्मी के लिए एक सबसे बड़ा मुद्दा था उसकी पॉलिसीज में कमी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि रशियन आर्मी को वॉर शुरू होने के बाद भी ये बताया नहीं गया था कि उनको जाना कहाँ है और करना क्या है, इसलिए पहला मौका मिलते ही वो सरेंडर कर रहे हैं। 16 मार्च के न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के खिलाफ वॉर के एक महीने के अंदर अंदर रशिया के 7,000 से अधिक सैनिक मारे गए। अगर इस काउंट को हम देखें तो ये काउंट अमेरिका के इराक और अफगानिस्तान के साथ करीब 2 दशक के दौरान जो वॉर हुआ उस वॉर में मारे गए सोल्जर्स की टोटल संख्या से भी कहीं ज्यादा है। 24 मार्च की वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के खिलाफ वॉर में अब तक रशिया के 15,000 से भी ज्यादा सैनिक मारे गए हैं। रशियन आर्मी के पास BTG यानी कि बटालियन टैक्टिकल ग्रुप है। BTG के नाम से फेमस एक खास आर्मी ग्रुप है। इसको टेम्पररी बनाया जाता है किसी स्पेशल टास्क के लिए। हर BTG में 600 से लेकर 800 सोल्जर होते हैं जो एयर डिफेंस, टैंक, इंजीनियर, लॉजिस्टिक इन सभी से लैस होते हैं। BTG एक ऐसा ग्रुप है जो दुश्मन से किसी भी इलाके में टक्कर ले सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रशियन आर्मी में 170 BTG है, जिनमें से 87 यूक्रेन वॉर में उतारे गए, लेकिन इस BTG के एग्रेशन का फायदा रशिया नहीं उठा पाया। वॉर के शुरुआती दिनों में BTG के सैनिकों को यूक्रेन में एंट्रेंस के रास्ते, स्ट्रैटेजिक पर्पस क्या है, मिशन क्या है, प्लानिंग क्या है, इन सब के बारे में नहीं बताया गया था। रशियन आर्मी एक लंबे वॉर के लिए तैयार नहीं था और लंबे वॉर के लिए सप्लाई लाइन की सफिशिएंट अरेंजमेंट के बिना रशियन सोल्जर एक साथ कई अलग अलग फ्रंट पे फंस गए। यूक्रेन की आर्मी ने इस वॉर में सबसे ज्यादा निशाना रशिया के लॉजिस्टिक्स और सप्लाई लाइन को बनाया। इस वजह से भी वॉर में बढ़त हासिल करने में रशिया को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन रशियन फ्यूल टैंक को नष्ट कर चुका है और उनसे बहुत ही स्ट्रैटेजिक तरीके से रशिया के लॉजिस्टिक सप्लाई चेन पर भी अटैक किया है।
इससे रशिया अपने सोल्जर्स को उस स्पीड के साथ हेल्प नहीं पहुंचा पा रहा था जितना एक वॉर में आगे बढ़ने के लिए जरूरी होता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार यही वजह है कि कीव में रशिया के टैंकों का एक लंबा काफिला होने के बावजूद रशिया कैपिटल पर कब्जा नहीं कर पाया, क्योंकि उसके ज्यादातर टैंकों में तेल ही नहीं था। सप्लाई लाइन मिलिट्री सप्लाई व्हीकल की तरह एक बड़ी लाइन होती है जो आमतौर पर काफिले के रूप में चलती है। सप्लाई लाइन के जरिए सोल्जर के लिए खाना, उनके लिए मेडिकल सप्लाई, उनके लिए बारूद, ये सब जो है ये उनको प्रोवाइड किया जाता है। कंट्री के बाहर वॉर पे सोल्जर्स के लिए सप्लाई लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और इसके खत्म होने पर सोल्जर्स को वॉर में यहाँ पे टिक पाना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए यूक्रेन के सोल्जर्स ने सबसे पहले इनकी सप्लाई लाइन को टारगेट किया। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि अपने से 30 गुना ज्यादा छोटा देश को लेकर के रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का इवैल्यूएशन बहुत ही गलत साबित हुआ। पुतिन को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि यूक्रेन की आर्मी से उनको इतनी जबरदस्त टक्कर मिलेगी। पुतिन का मानना था कि उनकी सेना कुछ ही घंटों में या कुछ ही दिनों में यूक्रेन पर कब्जा कर लेगी, लेकिन आज 1 महीने से भी ज्यादा हो गए और ऐसा होते हुए नजर नहीं आ रहा है। पुतिन को उम्मीद थी कि वॉर शुरू होने पर यूक्रेन में 80 लाख रशियन ओरिजिन के लोगों की आबादी है और इस वजह से रशियन आर्मी को यूक्रेन में वेलकम किया जाएगा और इसी वजह से खार्किव और ओडेसा जैसे शहर में सबसे पहले सरेंडर कर देंगे। लेकिन हुआ वहां पर बिल्कुल उल्टा यूक्रेन के लोगों ने रशियन अटैक का काफी विरोध किया। रशियन अटैक के बाद ही यूक्रेन में सोल्जर के साथ साथ आम लोग भी रशिया का हर संभव विरोध कर रहे थे। हजारों की संख्या में यूक्रेन के सिटीजन ने लड़ाई के लिए हथियार उठा लिया। नेशनल गार्ड ऑफ यूक्रेन के मुताबिक रशिया के यूक्रेन पर अटैक के बाद यूक्रेन आर्मी के वॉलंटियर ब्रांच से करीब 1 लाख से भी ज्यादा यूक्रेनियन सिटीजन जुड़े हैं। वॉर शुरू होने के बाद एक रशियन टैंक के सामने खड़े एक अकेले यूक्रेनियन व्यक्ति की फोटोग्राफ पूरी दुनिया में वायरल हुई थी। ये फोटोग्राफ पावरफुल रशिया के सामने यूक्रेन के लोगों का मोरल कितना हाई है ये यहाँ पर दर्शा। इस लड़ाई में यूक्रेन की सेना की स्ट्रैटेजी के साथ उसके मोरल ने भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। रिपोर्ट के मुताबिक वॉर में रशिया के कंपैरिजन में यूक्रेन के 50% सोल्जर ही मारे गए हैं। यूक्रेन के सोल्जरों ने हवा से लेकर के जमीन तक की लड़ाई में अपने रिसोर्सेज को रशिया के कंपैरेटिवली बहुत ही कम इस्तेमाल किया है। लड़ाई शुरू होने से पहले और लड़ाई शुरू होने के बाद तक यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की लगातार डटे हुए नजर आए और साथ ही साथ ज़ेलेंस्की ने बहुत ही समझदारी से वेस्ट से मदद मांगने से लेकर के दुनिया को रशिया की क्रूएल्टी दिखाने का भी काम किया। अमेरिका, नाटो और यूरोपियन कंट्रीज भले ही लड़ाई में एकदम खुल के सीधे तौर पे यूक्रेन की मदद नहीं कर पा रहे, लेकिन हथियार और फाइनेंशियल हेल्प पर्दे के पीछे से कर रहे हैं। अमेरिका यूक्रेन को 600 स्टिंगर मिसाइल और 2600 जैवलिन मिसाइल दे चुका है। 17 मार्च को अमेरिका ने यूक्रेन के लिए $800 मिलियन की एक्स्ट्रा डिफेंस असिस्टेंस के लिए भी यहाँ पे अप्रूवल दे दिया है। साथ ही अमेरिका ने हाल ही में यूक्रेन को उड़ने के बाद मिसाइल बन जाने वाला कामकोज ड्रोन सप्लाई किया है। अमेरिका ने यूक्रेन को वॉर शुरू होने से पहले जनवरी में नाटो कंट्रीज एस्टोनिया, लिथुआनिया और लैटविया इनके द्वारा हथियार की सप्लाई भी करवा दी थी। स्वीडन और फिनलैंड जैसे कोस्टल कंट्रीज भी यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहे हैं। जर्मनी ने भी यूक्रेन को स्टिंगर और कंधे पे रख के फायर किया जाने वाला रॉकेट भेजा है। टर्की जैसे नाटो कंट्री ने यूक्रेन को TB2 ड्रोन दिया है, जिसकी मदद से यूक्रेन ने रशिया के कई सारे टैंक और एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया है। अमेरिका समेत नाटो और यूरोपियन यूनियन के करीब 20 कंट्रीज ने यूक्रेन को हथियार सप्लाई किया है। तो ये सारे वो कारण थे जिस वजह से रशिया यूक्रेन को आप कह सकते हो कि हरा नहीं पाया या उस पर कब्जा नहीं कर पाया। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।